नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे भोपाल में आयोजित हुई बीजेपी के जनजातीय गौरव दिवस की। दरअसल बीजेपी ने इसे बड़े आयोजन के जरिए प्रदेश के करीब 2 करोड़ से अधिक आबादी वाले आदिवासी वर्ग को साधने की कोशिश की। इस महासम्मेलन में पीएम मोदी आदिवासी वर्ग को संबोधित करते हुए विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधते नजर आए। ऐसे में आज सवाल यह उठ रहा है कि क्या जनजातीय गौरव दिवस से मध्य प्रदेश का सियासी समीकरण बदलेगा? पीएम मोदी की एंट्री से बीजेपी को प्रदेश में कितना फायदा मिलेगा और आदिवासियों को कितना फायदा मिलेगा? और सवाल यह भी कि जो आदिवासी 2018 में कांग्रेस के साथ गए थे, क्या कांग्रेस के लिए अब इससे एक चुनौती बढ़ने वाली है उन्हें दोबारा से अपने पक्ष में रखने के लिए? आज चर्चा इसी मुद्दे पर, कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश के जनजातीय समाज की कला, संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को गौरव के साथ याद किया जा रहा है, उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इसी भाषण कला की वजह से भारतीय राजनीति में अपने नाम की लकीर खींची है। यह आदिवासी गौरव दिवस भले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो, लेकिन मोदी ने संबोधन में जो कुछ भी कहा उसका प्रसारण पूरे देश में हुआ। पीएम मोदी ने मंच से देश के करीब 10% आदिवासी वर्ग को साधने की कोशिश की। पीएम मोदी ने इस गौरव दिवस के मौके पर कई सरकारी योजनाओं की घोषणा की है। बिना पार्टी का नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। आजादी के बाद दशकों तक जिन्होंने देश में सरकार चलाई, उन्होंने अपनी स्वार्थ भरी राजनीति को ही प्राथमिकता दी। देश की आबादी का करीब 10% होने के बावजूद दशकों तक जनजातीय समाज को, उनकी संस्कृति, उनके सामर्थ्य को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। आदिवासियों का दुख, उनकी तकलीफ, बच्चों की शिक्षा, आदिवासियों का स्वास्थ्य उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता था। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले कहती थी कि बीजेपी आदिवासी विरोधी पार्टी है, और जब आदिवासी वर्ग के सम्मान में इतना बड़ा आयोजन किया गया तो ये इसका विरोध कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई ठहरने में? सब आनंद के साथ आए। लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है कि क्यों जनजातीय सम्मेलन कर रहे हैं? पैसे की फिजूल खर्ची है, फिजूल खर्ची। 2 पूर्व मुख्यमंत्री हम पे हमला कर रहे हैं। वो आईफा जैसे आयोजन करके हीरो हीरोइन पे करोड़ों रुपया खर्चा कर दे, वो फिजूल खर्ची नहीं थी। और हम जनजाति भाई बहनों को बुला के जनजाति गौरव दिवस बनाए, तो ये फिजूल खर्ची है। कुल मिलाकर बीजेपी इस आदिवासी गौरव दिवस के जरिए मध्य प्रदेश के साथ साथ देश भर के आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है, जो 230 विधानसभा सीटों में से 84 विधानसभा सीटों पर असर डालती है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आदिवासियों ने बड़ा झटका दिया था। एक बड़ा कारण यह भी है कि जिसके लिए बीजेपी को इस तरह से आयोजन करना पड़ रहा है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय आपका करा देता हूं मैं। चैतन्य भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। यशपाल सिंह सिसोदिया हैं, विधायक हैं बीजेपी के। और अब्बास हफीज जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले, क्योंकि अब्बास जी, सवाल आप लोगों की तरफ से उठाए गए खर्चे को लेकर, इवेंट मैनेजमेंट को लेकर, लेकिन आज 2 कार्यक्रम थे सर। एक तरफ तो कुर्सी खाली रह गई आज, वहां भी बड़े चेहरे थे, एक 2 पूर्व मुख्यमंत्री थे वहां पर, फिर भी 1000 लोग मुश्किल से जुटे, ऐसी जानकारी मिली है। दूसरी तरफ ये जो कार्यक्रम हुआ भोपाल में, ये तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा एक तरीके से, और लोग जुटे यहाँ पर।
लोगों में उत्साह भी दिखा, तो कांग्रेस पार्टी का अब कोई बेस बचता है यहां पर विरोध करने का? प्रधानमंत्री महोदय आए थे। प्रधानमंत्री महोदय के सभा की तैयारियां जिस स्तर पे की गई थी और सरकारी खर्चे के ऊपर भी बहुत से लोगों को बॉस की जगह से बुलाया गया था, वो सब कुछ हमने देखा था। उसके बावजूद भी कुर्सियां खाली थीं। अगर आप चाहें तो मैं वीडियो साझा कर सकता हूं कि भाषण चल रहा था और कुर्सियां एक बड़े स्तर पर खाली दिख रही थी। हमारा कार्यक्रम प्रदेश स्तर का नहीं था, हमारा कार्यक्रम एक संभाग का था और संभाग में एक इलाके के अंदर था। तो वो कार्यक्रम और उसकी तुलना इस कार्यक्रम से अगर करेंगे तो शायद बेमानी होगी। अब दूसरी बात कही जाती है, सबसे पहला विषय यह है कि 100 करोड़ का कार्यक्रम तो कर दिया, लेकिन लोकेंद्र जी ये सवाल बनता है कि 100 करोड़ के कार्यक्रम में किन सौगातों का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई तरह से कर दिया। जो बातें थी उनको करनी थी वो तो उन्होंने की नहीं। शिवराज जी महामंडल में लगे रहे मोदी जी की अपनी कुर्सी बचाने के लिए और कांग्रेस को कोसते रहे। वहीं मोदी जी की बात करें तो मोदी जी ने भी सिर्फ यही कहा कि पिछली सरकारों ने क्या बुराइयां करी, पिछली सरकार ने ये काम किया, नृत्य के ऊपर बात करी उन्होंने। दूसरी तरफ उन्होंने जीवन दर्शन की बात करी कि किस तरह से क्या करना चाहिए। ये बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो स्पिरिचुअलिटी की बात वहाँ पर उस मंच से आदिवासी समाज, वैसे तो वहाँ था नहीं, लेकिन वो सुनना चाहता था कि उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या योजनाएं हैं, पिछले 7 सालों में क्या काम किया है मोदी जी की सरकार ने, उसके बारे में मैं दावे के साथ कह रहा हूं अपने 7 साल के कार्यकाल का कोई जिक्र नहीं है। जबकि अगर आप कहते तो इंदिरा जी के ज़माने में जो काम हुआ सबने देखा है, मनमोहन सिंह जी के ज़माने में जो पट्टों का काम हुआ है पूरे आदिवासी क्षेत्रों के अंदर उनको उनकी भूमि के अधिकार देने का काम हुआ है, उसके ऊपर उसके बाद भी ये कहना कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, उनको कोसना, कांग्रेस को बुरा भला कहना। और यहीं पर शिवराज जी कहते हैं कि साहब मोदी जी ने तो बहुत ही बड़ा खाद का संकट दूर कर दिया। ये विषय आदिवासी समाज का तो नहीं था और उसके बावजूद भी वो ये भूल गए कि अभी भी बोनी के लिए 1 महीने से भटक रहा है किसान खाद को लेकर। तो इस तरह की बातें करने से क्या फायदा हुआ? अगर ये 100 करोड़ का सही इस्तेमाल होता समझ में आता, लेकिन 100 करोड़ के बावजूद भी, इतने बड़े आयोजन के बावजूद भी 100 करोड़ नजर आते हैं और कुछ भी नहीं। यहाँ पर बीजेपी कहती है कि आईफा में 100 करोड़ खर्च हो तो कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं, और आदिवासियों के प्रोग्राम पर 100 करोड़ खर्च हो, हालांकि उसका कोई डेटा सामने नहीं आया। आधार बना के, झूठी खबर को आधार बना के, झूठी खबर को आधार बना के हमने 100 करोड़ की कोई घोषणा बजटरी प्रोविजन नहीं कर दिए थे। एक खबर के ऊपर उसको आधार बना के हर तरफ यही बात कही जाती है। यही आईफा से पैसा आना था, आईफा का कार्यक्रम का आयोजन उल्टा पैसे देता है। आईफा के आयोजन करता पैसा देते हैं, पैसा लेते नहीं है। यहाँ पर उनकी व्यवस्थाओं के अंदर जो ये होता है एक बिजनेस मॉडल होता है। आप थोड़ा सा पैसा खर्च के बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए, वो बिल्कुल अलग विषय है। लेकिन प्रदेश के मुखिया इस तरह की बात करें मुझे समझ में नहीं आता है। एक बड़ा विषय यह है कि आप आदिवासी समाज, ठीक है, एक आखिरी बात कहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे आदिवासी भाई बहनों को संबोधित करते हुए कि आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई, 2 मुख्यमंत्री मुझ पर हमलावर हैं। अरे एक बस जो है वो पलट गई, आदिवासी समाज के साथी वहां बैठे हुए थे, उसके बावजूद भी कह रहे हैं सब खुश है, सब अच्छा है। तो ये बड़े विषय हैं। बहुत बड़ी घटना घटी है भोपाल शहर के अंदर। हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री महोदय वहां जाएंगे, कमला नेहरू अस्पताल, उन बच्चों को श्रद्धांजलि देंगे, जिक्र तक नहीं किया उनका। ये बहुत बड़ा विषय है और बहुत ही एक क्या है कि मायूसी भरा उनका सफर रहा। जिससे उम्मीदें थी उस उम्मीदों पर कोई नहीं रहा खड़े उतरे। यशपाल सिसोदिया जी, कांग्रेस के आरोप अभी भी खत्म नहीं हो रहे सर। लोकेंद्र जी, जनजाति के वर्ग के लोगों को इस हिंदुस्तान में मुख्य धारा से जोड़े जाने की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी महसूस करती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में उल्टा हम प्रश्न करेंगे कांग्रेस से कि वोट बैंक का इस्तेमाल जिस जाति समाज वर्ग के लिए आपने बहुत कलाकारी के साथ किया, उनको कभी सही रास्ता नहीं दिखाया। फिर चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे परिवहन का मामला हो, चाहे बिजली विद्युत प्रदाय करने का मामला हो, चाहे गैस कनेक्शन देने का मामला हो, नल जल योजना से जोड़ने का मामला। और कांग्रेस हमेशा ये रोना रोती रही लोकेंद्र जी कि ये टेढ़े मेढ़े रास्ते वाले हैं, फालिया में हम कैसे पहुंचेंगे, झोपड़ी झोपड़ी पे कैसे पहुंचेंगे, कहीं उतार है कहीं चढ़ाव है, ये कह करके वोट तो भरपूर ले लिए लोकेंद्र जी, लेकिन जनजाति के लिए कभी कांग्रेस ने नहीं सोचा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसकी प्रासंगिकता इस बात को लेकर के भी नजर आई कि अभी आजादी का 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है और जनजाति समाज के जिन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया,
आदिवासी समाज बिरसा मुंडा को जहां भगवान का दर्जा देता है, भगवान मानता है, तो उनकी स्मृति में, उनकी जन्म शताब्दी, जन्म दिवस पर एक सवाल पूरे ये पूछा देश जा भर रहा में है, कार्यक्रम की आयोजना और यशपाल उसके जी, बाद एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि आपकी सरकार लंबे समय से मध्य प्रदेश में है, मोदी सरकार पिछले 7 साल से चल रही है, तो ये एकदम से कैसे याद आया कि इस साल हम इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित करते हैं? क्या इसके पीछे 2018 में जो हार हुई वो कारण है? नहीं देखिए, देखिए, हार और जीत का इस समाज के उत्थान और उन्नति को लेकर के कोई सवाल नहीं उठता है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार आदिवासियों के लिए, जनजाति वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति, ये चीज मानेंगे कि आप लोगों को भी देरी से याद आई है? कौन से वर्ग और कौन से समाज को दूर रखा है जी? आप लोगों को भी देरी से याद आए हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि इस कार्यक्रम की बहुत वैल्यू है, तो ये कार्यक्रम बहुत पहले होना चाहिए था। देखिए, कार्यक्रम जो हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के विचार से उन्मुख हुआ है, और कांग्रेस जिस प्रकार से आदिवासियों की उपेक्षा कर रहा था, और आज कांग्रेस को क्या जरूरत थी लोकेंद्र जी कि इस कार्यक्रम की देखा देखी में उन्होंने जबलपुर में 2 पूर्व मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जनजाति गौरव दिवस या जनजाति सम्मेलन कहां करने की आवश्यकता थी? अरे आप तो 60 साल से आदिवासियों के विकास की बात कर रहे थे, तो आज आपको पैरेलल, समकक्ष इस प्रकार के कार्यक्रम की आयोजना की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि कांग्रेस से सफाई देना चाह रही है, कांग्रेस से प्रायश्चित करने जा रही है कि हाँ, हमने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए 2 पूर्व मुख्यमंत्री और दोनों, एक बंटा ढार और एक के नेतृत्व को कांग्रेस ने ही स्वीकार नहीं किया, जनता ने ही स्वीकार नहीं किया, और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह की दोनों की जोड़ी ने आज जबलपुर में फिर क्यों जनजाति का सम्मेलन करने की आवश्यकता उनको प्रतिपादित भारतीय जनता पार्टी करती है? तो प्रश्न खड़े हो जाते हैं, हिसाब किताब पूछने लगते हैं। हम आईफा के बारे में क्यों नहीं पूछेंगे? कांग्रेस ने क्यों कार्य योजना बनाई और आईफा से क्या आमदनी होती है, क्या आमदनी नहीं होती, यह अलग विषय है। लेकिन हमारा कहना, जनजाति के लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने और आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर जो कार्यक्रम की आज आयोजना करी है, लोकेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज कहा है महात्मा गांधी की जयंती, अंबेडकर जी की जन्म जयंती, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती, और उसी के तर्ज पर हर साल जनजाति का गौरव दिवस बिरसा मुंडा जी की जयंती पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी की विचार है। ठीक, चैतन्य भट्ट जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, अब्बास जी मैं लूंगा आपका रिएक्शन, लेकिन चैतन्य जी, सवाल ये है कि यहां से क्या बदलेगा आदिवासियों के लिए आपकी नजर में इस कार्यक्रम के बाद? और ये कहा जा रहा है कि हर साल होगा और पूरे 1 सप्ताह तक तो अभी भी और कार्यक्रम होंगे जगह जगह पर। ये देखिए लोकेंद्र जी, अगर आदिवासी समाज को जो बहुत लंबे समय से पिछड़ा हुआ है, शोषित है, परेशान है, दुखी है, अगर उसको समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास वास्तव में अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन सवाल जो आपने भी उठाया कि आपकी सरकार 7 साल से तो केंद्र में है, 17 साल से मध्य प्रदेश में है, उस समय आदिवासी समाज की भले के लिए योजनाएं क्यों लागू नहीं की गई, और अगर योजनाएं लागू भी की गई तो उनको अमली जामा क्यों नहीं पहनाया? निश्चित तौर पे देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो उद्देश्य होता है वो सत्ता को पाना होता है, और चूंकि आगामी अगले 2023 में चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस के प्रति आदिवासियों की हमदर्दी थी, और जिसका फायदा उनको 18 में मिला भी था। करीब 47 में से 30 सीटें कांग्रेस के पक्ष में आई थी। लेकिन अभी जो उपचुनाव हुए उसमें जोबर और लखीमपुर जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र माने जाते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली और वो कांग्रेस की सीटें मानी जाती थी। तो इससे कांग्रेस, बीजेपी को ये लगने लगा कि अगर आदिवासी समाज एक बहुत बड़ा समाज है, 2 करोड़ लोग आदिवासी हैं मध्य प्रदेश में, 7 करोड़ 7.5 करोड़ की जनसंख्या में अगर 2 करोड़ लोग आदिवासी हैं तो एक बहुत बड़ी संख्या है जो वोट के रूप में बदल सकती है, जो सत्ता में आने के लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जैसा आपने भी रिपोर्ट में बताया कि 81 या 84 जो सीटें हैं वो आदिवासी बाहुल्य मानी जाती है, उनमें उनको आदिवासियों का प्रभाव है। तो अगर 84 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना ध्यान केंद्रित कर रही है, तो निश्चित तौर पर वो सत्ता के करीब जाने की पूरी कोशिश है। लेकिन ये बात सही है कि जो भी योजनाएं अभी तक आदिवासियों के लिए की गई, घोषणाएं की गई, जैसे अभी भी
प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत सी घोषणाएं की और मुख्यमंत्री तो लगातार घोषणाएं करते जा रहे हैं, लेकिन उन घोषणाओं को अमली जामा कौन पहनाएगा? नौकरशाही जिसके भरोसे शासन की योजनाएं उस तक जाने की जिम्मेदारी होती है, वो वास्तव में उन तक पहुंच पाएंगी कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने बहुत सी ऐसी घोषणाएं की हैं जो अभी तक अमली जामा नहीं पहना पाए जिनको। तो ऐसे में आदिवासी समाज के लिए अगर जो आप अच्छी योजनाएं लाए हैं या जो घोषणाएं की हैं, उनको इस बात की समीक्षा भी करना चाहिए कि पुरानी योजनाएं क्यों पूरी नहीं, और जो अभी हम घोषणाएं कर रहे हैं वो पूरी तरह से उन तक पहुंचे। इस बात की अगर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कमर कस के तैयार हो जाएगी तो मुझे लगता है कि इसका फायदा निश्चित। लेकिन इसमें मैं एक चीज और जानना चाहता हूं सर आपसे, क्योंकि हर चीज को हम चुनाव से जोड़कर देखते हैं, लेकिन प्रदेश में अभी चुनाव में काफी समय है, और क्योंकि अगर कोई चुनावी कार्यक्रम होता है तो वो चुनाव के नजदीक रखा जाता है, उपचुनाव के बाद ये कार्यक्रम हो रहा है, क्या इसका इम्पैक्ट आगे तक रहेगा 2023 तक? क्योंकि 2-2.5 साल तो एक लंबा समय होता है। देखिए लोकेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी खासियत है कि वो हमेशा इलेक्शन मोड पे रहती है। एक इलेक्शन खत्म होता है, वो दूसरे इलेक्शन की तैयारी में लग जाती है। वो दूरदर्शिता के साथ इस बात को सोच रही है कि अगर हम जनजाति और आदिवासियों को अपने पक्ष में कर लेंगे तो इसका निश्चित तौर पर फायदा होगा। और लगातार जो घोषणाएं की हैं उनको धीरे धीरे अगर अमली जामा पहनाई जाएंगे तो मुझे लगता है कि 2 साल कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, समय व्यतीत होने में समय नहीं लगता है। और जहां तक अभी सिसोदिया जी ने कहा कि जबलपुर में 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में वहां पर कार्यक्रम हुआ, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जबलपुर में हर साल बिरसा मुंडा की जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। पूर्व मंत्री कौशल्या मोदी इस कार्यक्रम को वर्षों से करती आ रही है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की नकल पे नहीं हुआ है। ये बात जरूर है कि इस बार कमलनाथ जी और दिग्विजय उसमें शामिल हुए थे, लेकिन चूंकि जबलपुर आदिवासियों से भी लगभग मिला हुआ है, इसके पास जो डिंडोरी है, अनूपपुर है, यहाँ के लोग भी आदिवासी बहुल्य माना जाता है। ये इलाका डिंडोरी है, मंडला है, ये सब आदिवासी बहुल्य इलाके माने जाते हैं। तो जबलपुर में इस तरह का आयोजन आज से नहीं, कई वर्षों से हुआ। तो ये बात तो सही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी अपने उस वर्ग को अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या है आदिवासियों की। तो चुनाव की दृष्टि से हर राजनीतिक दल की ये उम्मीद भी रहती है और कोशिश भी रहती है कि वो हर वर्ग को अपने तरफ खींचने की कोशिश करें। आप देखिए उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के लिए अपनी तरफ ठीक है। मैं अब्बास जी से एक सवाल का जवाब लेना चाहता हूं। अब्बास जी, एक बड़ा आरोप आज लगा कांग्रेस पार्टी पर कि आप लोगों ने इतिहास में वो जगह नहीं दी जो आदिवासियों ने हमारी आज़ादी के लिए काम किया, और उसको आज बीजेपी गौरव देने का काम कर रही है। ये आरोप लगा आज कांग्रेस पार्टी पर। देखिए लोकेंद्र जी, आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी का काम है। वो आरोप लगा के ही राजनीति करते हैं। आरोप झूठा हो या सच्चा हो, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने सत्ता में भागीदार बनाने का काम हमेशा से किया है कांग्रेस पार्टी ने, और जो मुख्य विचारधारा की बात, मुख्य राजनीतिक उसकी बात हो रही है, मुख्य धारा की बात हो रही है, वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आदिवासी समाज जिसे आयो मध्य प्रदेश की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी बता नहीं सकती है जो हमने किया है। हमने सत्ता का भागीदार, संगठन का हिस्सा आदिवासी समाज को कैसे बनाया। 2 उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में अगर दिए हैं आदिवासी समाज से तो वो कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं, और उसके साथ साथ अगर प्रदेश अध्यक्ष हमारे संगठन के आदिवासी समाज से रहे हैं तो वो कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई इस क्षेत्र के अंदर भागीदार बनाने का काम नहीं किया। और उसके बाद अगर आते हैं आज की दौर की बात करें तो हमारे युवा मोर्चा के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं वो आदिवासी समाज से आते हैं, आदिवासी बैकग्राउंड से आते हैं, विक्रांत भूरिया जी। वहीं पर अगर युवा मोर्चा की बात कर लीजिए, भाजपा के मेन संगठन की बात कर लीजिए, तो वहाँ आप किसी को नहीं देखेंगे इस तरह से। आगे की बात करें, पीछे की बात करें, कहीं की भी बात करें, भाजपा ने जगह नहीं दी, भाजपा ने स्थान नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी जैसी पहले थी आज भी वैसी ही है। हमारे सिसोदिया जी बात कर रहे थे कि हमें टेढ़े मेढ़े रास्ते लगते हैं उनके पास जाने के, आदिवासी समाज के साथियों के पास। अरे हमारा बयान थोड़ी है। उषा ठाकुर जी जो मंत्री है पर्यटन की, उन्होंने जाकर बयान दिया था कि यहाँ आके बस क्यों गए तुम लोग, तुम्हारे बाप दादाओं ने जगह नहीं देखी थी यहाँ पर इतनी परेशानियों के साथ, तब देखना था, बड़े विचित्र लोग हो। ये सारे बयानों पर आदिवासी समुदाय के संगठनों ने आपत्ति की थी उषा ठाकुर जी को। कभी हटाया क्या उनको नहीं हटाया गया। तो मैं यही कह रहा हूं, कथनी और करनी का बड़ा अंतर है। तो पड़ता है ना सर, करनी का अंतर खत्म हो जाएगा तो शायद जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी की जयंती बनाती है, जवाहरलाल नेहरू की जयंती बनाती है, उसी तरीके से अगर बिरसा मुंडा की जयंती बनी है तो सर ये लोगों के बीच एक बड़ा मैसेज आता है। अगर हम इस तरह के स्केल अप कार्यक्रम करते हैं तो आपको नहीं लगता कि इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा लोगों के भीतर जाता है?
ठीक है, उन कांग्रेस लोगों के लिए पार्टी काम ने- होना चाहिए। आप जो कमियां गिना रहे हैं वो ठीक कांग्रेस बात है। पार्टी ने सुन ली, मैं आपकी बात मान रहा हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन ये आरोप वैसा है जैसे पहले आरोप लगाते आई है भारतीय जनता पार्टी। अरे हमेशा से जयंतियां मनाई गई हैं, वीर पुरुषों की जयंतियां मनाई गई हैं। पहले प्रधानमंत्री की जयंती से तुलना करें हम, इनकी उनकी किसी की भी, तो आप अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते आए हैं और ये कोई अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश स्थापित करने के लिए मनाई नहीं जाती है। आज अगर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती में कार्यक्रम हुआ तो आप ये बताइए कि उनके नाम का महिमा मंडन ज्यादा था या मोदी जी का महिमा मंडन ज्यादा था? ये मोदी जी को चमकाने के लिए या भाजपा के वोट बैंक के लिए काम था या भगवान बिरसा मुंडा के लिए श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम था? वो उनको खुद आप जानते हैं कि किस तरह के कार्यक्रम हुए। अरे क्या हुआ उस समाज का? आखिरी बात कहूंगा मैं अपनी, आज भी भगवान बिरसा मुंडा का परिवार रांची के पास के गांव देहात के अंदर सब्जियां बेचता है। अमित शाह जी वादा करके आए थे, उनके पैतृक गांव के 70 किलोमीटर दूर है रांची से, पक्के मकान बनाने का। आज भी खपरेले हैं वहां, उन्होंने विरोध किया है। तो ये सारा, और एक आखिरी चीज ये है कि आज रांची में तो आपने वर्चुअल कर दिया वहां पर उद्घाटन, क्योंकि वहां चुनाव नहीं है। जो भगवान बिरसा मुंडा की धरती का सबसे बड़ा हिस्सा है रांची के पास के इलाके, लेकिन मध्य प्रदेश में आए क्योंकि यहाँ ट्राइबल वोटर्स को लुभाना है, रिझाना है, क्योंकि सरकार से आपको उन्होंने बाहर करने का काम किया था, अब भी करेंगे। 101 जिला नीति आयोग ने कहा सबसे पिछड़े, अति पिछड़े 7 जिले 2018 के अंदर कहे गए मध्य प्रदेश के देश के अति पिछड़े जिलों में जब से सबसे मैं यशपाल जी अब इस पर ही आना चाहता हूं। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप से अलग सरकार लोकेंद्र जी और ये हालात बना दिए। हाँ, अब्बास जी एक मिनट, अब आरोप प्रत्यारोप से अलग सर, अभी भी इस बात को आप मानेंगे कि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि क्राइम काफी ज्यादा है आदिवासियों के खिलाफ, चाहे वो आपसी क्राइम ही क्यों ना हो, उसे आप इस तरीके से आप कई बार पेश करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, कुपोषण के मामले बहुत ज्यादा है वहां पर, अशिक्षा बहुत ज्यादा है। अब ठीक है, हम उनके महापुरुषों को याद कर रहे हैं, आगे बढ़ाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब जो बेसिक नीड्स है उनकी, उसको भी हमें टारगेट करना पड़ेगा। देखिए लोकेश जी, एक तो अपराध की जहां तक आपने बात करी है, कांग्रेस के जमाने में अपराधों का पंजीकरण, अपराधों की एफआईआर दर्ज होना बहुत टेढ़ा काम था, बहुत प्रभाव और बहुत दबाव होते थे। अगर आज वास्तविक रूप से कोई पीड़ित है, कोई शोषित है, उसके लिए दरवाजे खुले हैं, हमारे यहाँ दबाव और प्रभाव नहीं चलता। तो उन आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो हमने तो जो पीड़ित है, जो पीड़ित है, शोषित है, अगर एफआईआर हुई तो शोषित है। देखिए अपराध को अगर होते हैं तो अपराध की एफआईआर लिखना चाहिए, फिर भले ही आंकड़े बढ़े तो बढ़े, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आदिवासियों के नाम पर, और मैं फिर कह रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा को कांग्रेस और कांग्रेस के सारे दिग्गज और छोटे बड़े कार्यकर्ता, प्रवक्ता, कोई नहीं भाग सकता। अगर आज के मंच पे मेरी बात लोकेश जी होने दीजिए, उनकी भाषा है, अगर आज के में कैसे उन्हें शिक्षित करेंगे? अब हम उन पर जबरदस्ती अंग्रेजी थोप दें, हिंदी थोप दें सर, फिर तो उनका गौरव हम। अरे देखिए लोकेंद्र जी, मैं वही तो कह रहा हूं, मैं वही तो कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासियों का एक गीत और उसके शब्द को सुनकर के जिस प्रकार से उसकी व्याख्या करी, और मोदी जी को स्वयं को यह कहना पड़ा कि आदिवासी भी हमको ज्ञान देता है, आदिवासी को भी हम सुने और उसको समझें, ये बात कांग्रेस कभी नहीं कहेगी लोकेंद्र जी। और इसीलिए अगर शिक्षा की कमी है, अगर स्वास्थ्य की कमी है, आज तो कांग्रेस को अप्रिशिएट करना चाहिए कि झाबुआ और अलीराजपुर में, और लोकेंद्र जी झाबुआ और अलीराजपुर में जो बीमारी है सिक्लेसिस की, जो थैलेसीमिया, उसको लेकर के लॉन्च किया है। और दूसरा, अगर आपका अनाज आपके गांव जाने का बात किया है तो हमने उसको भी, आपका अनाज राशन हमने गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस क्यों प्रशंसा नहीं कर रही है? शंकर साहब के नाम पर यदि छिंदवाड़ा का विश्वविद्यालय का नामांकन होता है, आज कमलनाथ जी को बधाई देना चाहिए। चलिए, समय नहीं है मेरे पास, शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो एक बहुत अच्छा आज कार्यक्रम हुआ है और इसकी तारीफ होनी चाहिए। अब बशर्ते जो उनकी नीड्स हैं उनको भी आगे फुलफिल किया जाए, और 2-2.5 साल का वक्त है अभी चुनाव में, देखना है कि उसके बाद आदिवासी वोटर किस तरफ जाते। छोटा सा ब्रेक, खबरें जारी है।